एपिसोड 116 टू 125। क्या तुम सच में ये स्टोन चाहते हो? कुछ और क्यों नहीं लेते? रूपा सिन्हा ने हल्के से भौहें सिकोड़ी इस काले और सादे स्टोन को देखते हुए, जिसे वो खास नहीं मानती थी। वो यहां अक्सर स्टोन्स पर दाव लगाती थी। उसकी पसंद ज्यादातर चपटे और साफ टेक्सचर वाले स्टोन्स होते थे। वो कभी ऐसा बदसूरत स्टोन नहीं चुनती थी। औरतें स्वाभाविक रूप से खूबसूरत चीजें पसंद करती हैं और काली चीजों से उन्हें नफरत होती है। मैं इसे ही लूंगा। अभय ने हल्की स्माइल दी और इस काले सादे स्टोन को लेने पर अड़ा रहा। दूसरे इसे खास नहीं मानते थे, लेकिन उसे पता था कि ये एक खजाना है। ये बहुत मजेदार है। तुम सच में इस स्टोन डंडे को खरीद रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? अचानक बगल से एक ताने भरी आवाज आई। अभय ने मुड़कर देखा तो एक पतला और स्टाइलिश जवान लड़का था। तुम कौन हो? मेरा ये स्टोन खरीदना तुम्हारा क्या लेना देना? इतना बोर हो तो चले जाओ। स्टाइलिश लड़के की आलोचना सुनकर अभय का चेहरा ठंडा हो गया और उसकी आंखों में नाराजगी की चमक दिखी। लड़के, मेरा नाम रोहन है, यंग ज्वेलरी कंपनी का यंग मास्टर। तुम मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे करते हो? मुझसे माफी मांगो। रोहन की भौहें सिकुड़ गई और उसका चेहरा सख्त हो गया। बेशक, रोहन ने अभय का मजाक इसलिए उड़ाया क्योंकि वो रूपा सिन्हा के सामने शोफ करना चाहता था और उसका ध्यान खींचना चाहता था। एक सुंदरता का ध्यान पाने का सबसे आसान तरीका दूसरों को नीचा दिखाना था। अभय स्वाभाविक रूप से उसका टारगेट बन गया। यंग ज्वेलरी कंपनी? अभय ने हल्के से भौहें सिकोड़ी। वो इस कंपनी को अच्छे से जानता था। ये पूर्वांचल शहर की टॉप 3 ज्वेलरी कंपनियों में से एक थी, जिसके पास कई अरब की संपत्ति थी। इसका हिम शिखर कॉरपोरेशन से कॉम्पिटिटिव रिश्ता था। हिम शिखर कॉरपोरेशन के दुश्मन के लिए वो स्वाभाविक रूप से चेहरा बनाकर रखता था। क्या तुम्हारा दिमाग गधे ने लात मारी है? मुझे तुमसे माफी क्यों मांगनी चाहिए? दूर हटो। मैं इस स्टोन पर गैम्बल कर रहा हूं। मेरे रास्ते से हटो। अभय ने हाथ हिलाया जैसे मक्खी भगा रहा हो और रोहन को भगा दिया। अभय का यह व्यवहार देखकर रोहन बहुत गुस्सा हो गया। वो यंग ज्वेलरी कंपनी का यंग मास्टर था। लोग हमेशा उसका सम्मान करते थे, लेकिन अब उसे तिरस्कार मिल रहा था। कितना हास्यास्पद। लड़के, इस स्टोन डंडे में जेड होना नामुमकिन है। क्या तुम अंधे हो? यहां शर्मिंदगी उठाने आए हो? रोहन ने ठंडी स्माइल दी और कहा कि अभय अंधा है। वो यहां अक्सर स्टोन गैम्बलिंग के लिए आता था और इससे काफी वाकिफ था। उसे यकीन था कि इस स्टोन में जेड नहीं है। रोहन के तानों को सुनकर अभय पहले जवाब देना चाहता था, लेकिन उसने अपना इरादा बदल दिया। एक आइडिया आया कि इस लड़के से ढेर सारा पैसा हरवाया जाए। इस लड़के को गाली देना उसके लिए बहुत हल्की सजा थी। मैं इसे पैसा खर्च करवाना चाहता हूं। रोहन, तुमने कहा कि इस स्टोन में जेड नहीं है। क्या तुम शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? हिम्मत है। मैं यहां स्टोन गैम्बलिंग के लिए आया हूं। बेशक मुझे शर्तें पसंद है। मुझे तुम्हारा ऑफर सुनना है। रोहन, अगर इस स्टोन में जेड निकला तो तुम मुझे 10 लाख दोगे, वरना मैं तुम्हें दूंगा। क्या कहते हो? अभय ने हल्की स्माइल दी और शर्त की शर्तें बताई। अभय की शर्त सुनकर रोहन का चेहरा थोड़ा बदल गया। 10 लाख कोई छोटी रकम नहीं थी। हालांकि यंग ज्वेलरी कंपनी सैकड़ों करोड़ की थी, लेकिन वो कंपनी की संपत्ति थी जो उसके पिता की थी। उसके पास 10 लाख से ज्यादा थे, लेकिन वो उसके खाने पीने और मौज मस्ती के पैसे थे। हालांकि वो स्टोन्स पर दाव लगाता था, लेकिन ज्यादातर कुछ लाख तक। यंग कॉरपोरेशन का यंग मास्टर 10 लाख भी नहीं निकाल सकता। दूर हटो। अगर इतना पैसा नहीं है तो ऊंचा बनने का ढोंग मत करो। अभय ने तंज कसा। उसकी आंखें नफरत से भरी थी। रोहन की आलोचना करते हुए वो उकसाने के तरीके से रोहन को अपने साथ गैम्बल करने के लिए मजबूर करना चाहता था। अभय और रोहन के बीच शर्त की बात सुनकर लोग इकट्ठा हो गए। वे रोहन की ओर इशारा करते हुए गुनगुनाने लगे। आसपास के लोग रोहन को जानते थे, लेकिन अभय को नहीं। उन्होंने देखा कि एक अजनबी ने रोहन को चैलेंज किया और थोड़ा हैरान हुए। पक्की बात थी, रोहन यंग ज्वेलरी कंपनी का यंग मास्टर था और स्टोन गैम्बलिंग मार्केट में उसकी अच्छी साख थी। ढेर सारे लोग उसका सम्मान करते थे। अभय पहला था जिसने उसे चैलेंज करने की हिम्मत की। ठीक है, मैं तैयार हूं। शर्त 10 लाख की होगी। रोहन ने ठंडी स्माइल दी और अभय की शर्त स्वीकार कर ली। इतने सारे लोगों के देखने के साथ अगर वो उसकी शर्त न मानता तो उसकी पूरी इज्जत चली जाती। उस जैसे अमीर घर के बच्चों के लिए इज्जत सबसे जरूरी थी। यहां 10,000 रुपए है। मैं स्टोन नंबर 188 लूंगा। अभय ने हल्की स्माइल दी, अपना कार्ड निकाला और शॉपिंग गाइड को दिया।
उसे स्वाइप करने के लिए कहा। यह सादा स्टोन बदसूरत दिखता था, इसलिए इसकी कीमत ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 10,000, जो रूपा सिन्हा के 5 लाख के प्लेटो स्टोन से बहुत कम थी। शॉपिंग गाइड ने कार्ड स्वाइप किया और स्टोन अभय को थमा दिया। देखो लोग, किसी ने सादा स्टोन खरीदा और कहा कि इसमें जेड है, क्या यह मजाक नहीं? रोहन ने हंसा और भीड़ से कहा। वो अभय को दूसरों के सामने शर्मिंदा करना चाहता था। रोहन की बात सुनकर हॉल में सब यहां देखने लगे। क्या बात है, किसी ने सच में वो स्टोन डंडा खरीदा? क्या यह पागल है? सही कहा, यह सादा स्टोन काला और बदसूरत है, इसमें जेड बिल्कुल नहीं हो सकता। सुना है कि जिसने सादा स्टोन खरीदा उसने रोहन के साथ 10 लाख की शर्त लगाई। वो जरूर हारेगा। आसपास के लोग गुनगुनाने लगे और सादे स्टोन को खास नहीं माना। अभय ने हल्के से भये सिकोड़ी। भीड़ की बातें सुनकर वो मन ही मन स्माइल किया। कुएं के नीचे के मेंढकों का झुंड। अभय, क्या इसमें सच में जेड है? रूपा सिन्हा का खूबसूरत चेहरा लाल हो गया और उसने थोड़े शक के साथ पूछा। वो नहीं चाहती थी कि अभय यहां शर्मिंदा हो, आखिर उसे यहां वो लेकर आई थी। निश्चिंत रहो, इसमें जरूर जेड है। रूपा सिन्हा की पलकें हिली और आखिरकार उसने अभय पर भरोसा करने का फैसला किया। सर, क्या आपको स्टोन अनलॉक करना है? शॉपिंग गाइड के लाल होंठ हल्के से मुड़े और उसने पूछा। स्टोन अनलॉक करना, जैसा नाम से पता चलता है, स्टोन को काट कर देखना कि इसमें जेड है या नहीं। अगर जेड निकला तो वो जीत गया, वरना हार गया। हालांकि अगर जेड निकला भी तो ये उसकी क्वालिटी और ग्रेड पर निर्भर करता है। जितना हरा उतना बेहतर, ग्रेड जितना ऊंचा कीमत उतनी ज्यादा। मैं इसे अभी अनलॉक करवाऊंगा। अभय ने हल्की स्माइल दी। उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा था, क्योंकि उसे पता था कि इस स्टोन डंडे में न सिर्फ जेड है बल्कि वो बहुत हाई ग्रेड का है। सर, इधर आए। शॉपिंग गाइड ने हल्की स्माइल दी। यहां की सेल्स वुमन का सर्विस एटीट्यूड शानदार था। लोगों को देखते ही स्माइल करती थी, जिससे कस्टमर्स को कंफर्टेबल फील होता था। उसने अभय को पूर्वी हिस्से के खुले स्पेस में ले जाया। वहां एक 50 साल का मर्द स्टोन काट रहा था। उसके हाथ खुरदुरे लेकिन बहुत स्टेबल थे, शायद सालों से स्टोन्स काटने का नतीजा। स्टोन काटने की इंडस्ट्री में जितना बड़ा उम्र का शख्स, उतना ज्यादा अनुभव और बेहतर स्किल्स। क्या तुम इस स्टोन डंडे को काट रहे हो? बूढ़े मास्टर ने अभय के हाथ में सादे स्टोन को देखा। उसकी आंखें हैरानी से भरी थी। वो मास्टर था और यहां सालों से काम कर रहा था। जाहिर है उसे इस स्टोन की बदनामी के बारे में पता था। यह स्टोन यहां पूरे 1 साल से था और किसी ने इसके बारे में नहीं पूछा। उसके सामने वाला जवान लड़का सच में 10,000 रुपए में ऐसा स्टोन खरीद रहा था जिसे कोई पसंद नहीं करता था। क्या वो बेवकूफ नहीं था? मास्टर, इसे सतह से धीरे धीरे पीसे, बीच से मत काटे, वरना अंदर का जेड खराब हो जाएगा। अभय ने हल्की स्माइल दी और मास्टर से कहा। वो भी स्टोन गैम्बलिंग का मास्टर था, इसलिए उसे स्टोन खोलने के बारे में बहुत कुछ पता था। उसने जानबूझकर समझाया, क्योंकि उसे डर था कि जेड को नुकसान न हो। अभय की बात सुनकर मास्टर ने आंखें घुमाई। इस सादे स्टोन में जेड होना बकवास होगा। आमतौर पर स्टोन को बीच से खोला जाता था, क्योंकि यह आसान और सीधा तरीका था। लेकिन अभय ने उसे सतह से धीरे धीरे पीसने को कहा और मास्टर को उसकी बात माननी पड़ी। आखिर अभय कस्टमर था, मास्टर सिर्फ स्टोन काटने का जिम्मेदार था। हालांकि इस सादे स्टोन में जेड होने की बात पर मास्टर मन ही मन हंसा। चीची मास्टर ने स्टोन पर थोड़ा पानी छिड़का, फिर एक स्पेशल टूल निकाला और स्टोन की सतह से धीरे धीरे पीसना शुरू किया। उसका यूज किया हुआ इक्विपमेंट 20 सेंटीमीटर लंबा था, काले कांटों वाला, स्टोन खोलने के लिए खास बनाया गया। स्टोन पाउडर की परतें धीरे धीरे गिरने लगी और मलबे में ढेर हो गई। वो करीब 20 मिनट तक पीसता रहा और सतह से 5 मिलीमीटर तक चला गया। ये अभी भी काला स्टोन था, जरा भी हरा नहीं दिखा। ये बहुत मजेदार है। मैंने कहा था कि इस सादे स्टोन में जेड नहीं है। तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। रोहन खुराना ने हंसा और अभय का मजाक उड़ाया। आसपास के लोग अभय को ताने भरी नजरों से देखने लगे, सोचते हुए
कि वो एक बेकार स्टोन खरीदकर फंस गया। कितनी शर्मिंदगी। अगर स्टोन में जेड नहीं निकला तो अभय को रोहन खुराना को 10 लाख देने पड़ते। आसपास के लोग इसे शो की तरह देख रहे थे। रूपा सिन्हा ने भी भौहें सिकोड़ ली। शक था कि स्टोन में जेड है भी या नहीं। बेशक अभय ने उसे कहा था कि है, तो उसने अभय पर भरोसा करते हुए इंतजार करने का फैसला किया। सर, इसे बीच से सीधे काट क्यों नहीं देते? ऐसे धीरे धीरे पीसना मेहनत और वक्त की बर्बादी है। जाहिर है मास्टर को नहीं लगता था कि इसमें जेड है, और उसने अभय को सुझाव दिया कि स्टोन कटिंग मशीन से बीच से काट दे। बीच से काटने का फायदा यह था कि वक्त बचता था और हरा रंग दिख जाता था, लेकिन नुकसान यह था कि पूरा जेड खराब हो सकता था। मास्टर, मैं आपको 1000 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। प्लीज मेहनत करें और सतह को धीरे धीरे पीसें। अभय को पता था कि स्टोन पीसना काफी ताकत मांगता है, इसलिए उसने मास्टर को सीधे 1000 रुपए एक्स्ट्रा दिए। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। मास्टर के चेहरे पर हैरानी दिखी। आमतौर पर स्टोन खोलने के 100 से 500 रुपए होते थे। अब उसके सामने वाले जवान लड़के ने उसे 1000 रुपए दिए। वो स्वाभाविक रूप से संतुष्ट था। पैसा था, सबको पसंद होता है। मास्टर ने माथे का पसीना पोंछा और स्टोन पीसना जारी रखा। हाँ, हरा है। मास्टर का चेहरा बदल गया। जब वो 10 मिलीमीटर अंदर पहुंचा तो आखिरकार थोड़ा हरा रंग दिखा। हरा बहुत गाढ़ा और चिकना था, जितना उसने पहले कभी नहीं देखा था। क्या ये लेजेंडरी एम्परर जेड है? मास्टर का चेहरा शौक से भरा था। यह थोड़ा यकीन करना मुश्किल था। अगर यह सच में एम्परर जेड था तो यह बहुत बड़ी किस्मत थी। ऐसा बड़ा एम्परर जेड कच्चे माल में 10 करोड़ का था। अगर इसे ज्वेलरी, नेकलेस में प्रोसेस किया जाए तो इसकी कीमत और ऊंची हो जाती, यहां तक कि अनमोल। आसपास के लोगों ने हरा रंग देखा, जान गए कि इसमें जेड है। कुछ लोगों ने इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। लिटिल ब्रदर, मैं 5 लाख दूंगा। क्या तुम ये स्टोन मुझे बेच सकते हो? एक मोटा मिडिल एज मर्द जिसके हाथ में बियर थी ने अभय से कहा। उसे पता था कि इस सादे स्टोन का जेड साधारण नहीं है। वो फायदा उठाना चाहता था और अभय को बेवकूफ बनाकर इसे खरीदना चाहता था। स्टोन गैम्बलिंग मार्केट में ऐसे ढेर सारे लोग थे जैसे ये मोटा मिडिल एज मर्द। इन्हें लेफ्ट ओवर पिकर कहा जाता था, जो हरा दिखते ही स्टोन्स खरीदकर मुनाफा कमाना चाहते थे। नॉट फॉर सेल। अभय ने सिर हिलाया, मोटे मिडिल एज मर्द को सीधे मना कर दिया। उसे पता था कि मोटा मिडिल एज मर्द ने हरा रंग देखा और फायदा उठाना चाहता था। तुम दूसरों का फायदा उठा सकते हो, लेकिन मेरा नहीं। अभय ने उसे दोस्ताना नजर नहीं दी। लिटिल ब्रदर, भले ही इसमें थोड़ा हरा दिख रहा हो, इसका मतलब यह नहीं कि पूरा हरा है। अगर सिर्फ इतना सा है तो तुम्हारा नुकसान होगा। जाहिर है ये मोटा मिडिल एज मर्द हार नहीं माना और मनाने की कोशिश करता रहा। उसे सच में ये स्टोन डंडा पसंद आ गया था। स्टोन गैम्बलिंग अनुभव और लकी बाजी थी। अगर स्टोन में सिर्फ इतना सा हरा था तो वो पैसा हार जाता। बड़ा हरा होने पर ही मुनाफा होता। चिंता मत करो, मैं इतना पैसा अफोर्ड कर सकता हूं। अभय ने हल्के से भौहें सिकोड़ी। अब मोटे मिडिल एज मर्द को जवाब नहीं दिया। उसने मास्टर को स्टोन खोलते रहने दिया। मास्टर ने पसीना पोंछा। फाइल से उसने स्टोन की सतह को सावधानी से पीसा। डर था कि अंदर का हरा खराब न हो जाए। हरा है, पूरा हरा। मास्टर ने स्टोन की सतह हटाई, अंदर का हरा दिखाया। ये एक पूरा नेचुरल हरा जेड था, असाधारण हरे रंग के साथ। जेड कटोरे जितना बड़ा था, बीच में एम्परर लिखा था। हरा इतना गाढ़ा और चिकना था कि लोग अपनी आंखें मुश्किल से खोल पाए। एम्परर जेड, क्या यह सच में लेजेंडरी एम्परर जेड है? मास्टर के चेहरे पर आंसू थे। उसने पूरी जिंदगी स्टोन्स खोले। उसे कभी नहीं लगा था कि वो लेजेंडरी एम्परर जेड खोल सकता है। एम्परर जेड जेड्स का बादशाह था और सबसे कीमती तरह का।
भारत में सिर्फ 4 थे, जिनमें से हर एक का बहुत बड़ा इतिहास था। पहला सम्राट किन शिहुआंग ने हासिल किया था, दूसरा महारानी वू जेतियन ने, तीसरा कंकबाइन यांग ने और चौथा महारानी डाउजर सिक्सी ने। बेशक ऊपर के 4 एम्परर जेड बाद में नवद्वीप के अमीरों ने हासिल किए थे और हर एक अनमोल खजाना है। एम्परर जेड देखकर भीड़ पागल हो गई। उनकी आंखों में जोश था। ये सच में एम्परर जेड है? रूपा सिन्हा के लाल होंठ हल्के से खुले और उसका खूबसूरत चेहरा हैरानी से भरा था। अभय की ओर उसकी नजरें चमक से भरी थी। बड़ी, मैं ये एम्परर जेड 1 करोड़ में खरीदूंगा। दूर हट, सिर्फ 1 करोड़? मैं इसे 2 करोड़ में लूंगा। मुझे बेच दो बड़ी, मेरे पास 5 करोड़ है। सब चुप रहो। सबने अभय को घेर लिया और एम्परर जेड खरीदने के लिए उसकी चापलूसी करने लगे। जो लोग अभी तक अभय का मजाक उड़ा रहे थे, वो अब उस एम्परर जेड के लिए उसकी तारीफ करने लगे। जेड में आमतौर पर 9 लेवल होते हैं, लेवल 1 से लेवल 9 तक, जिसमें 9 सबसे ऊंचा होता है। लेवल 9 से ऊपर एम्परर जेड होता है। जैसा नाम से पता चलता है, एम्परर जेड वो जेड है जो प्राचीन राजवंशों में सम्राट के लायक माना जाता था। ये सभी जेड्स में टॉप ग्रेड था। कहा जाता था कि जो एम्परर जेड का मालिक होता था, वो या तो सम्राट होता था या महारानी। कमाल है, मैं शर्त हार गया। रोहन खुराना ने सबको एम्परर जेड खरीदने की कोशिश करते देख घबराहट और नाराजगी महसूस की। उसने अभी अभय से शर्त लगाई थी कि इस डंडे जैसे स्टोन में जेड नहीं है, लेकिन उसे नहीं लगा था कि स्टोन बार में न सिर्फ जेड होगा, बल्कि लेजेंडरी एम्परर जेड निकलेगा। उसे बहुत पछतावा हुआ कि वो शर्त हार गया और अपनी इज्जत भी गवा बैठा। आसपास के लोग जो ऊंची ऊंची कीमतें चिल्ला रहे थे, उसकी नाराजगी को और बढ़ा रहे थे। बड़ी, मैं इसे 10 करोड़ में खरीदूंगा। प्लीज मुझे बेच दो। अचानक दूर से एक भारी लेकिन शांत आवाज आई। अभय ने पीछे देखा तो एक भूरे बालों और झुर्रियों भरे चेहरे वाला मर्द दिखा। ये बूढ़ा करीब 70 साल का था। उसके सिर पर भूरे बाल थे और वो हरी छड़ी के सहारे पीठ झुकाकर चल रहा था। आप? अभय हैरान था। उसने इस बूढ़े को चैरिटी बैंक्वेट में देखा था। ये एंटीक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट युनचांग शर्मा था। चैरिटी फीस्ट की रात युनचांग ने अभय से जेड पेंडेंट खरीदने की कोशिश की थी। हालांकि आखिर में इसे रूपा ने खरीद लिया था, लेकिन वो एक दूसरे से वाकिफ हो गए थे। अभय इस सम्मानित बूढ़े से बहुत प्रभावित था और उसके प्रति उसके दिल में अच्छा भाव था। यंग मैन, तुम सच में मुझे याद रखते हो। मुझे लगा था तुम मुझे पूरी तरह भूल गए हो। मैं युनचांग शर्मा हूं और ये प्रॉपर्टी हमारे शर्मा परिवार की है। युनचांग खुशी से स्माइल कर रहा था और बहुत खुश लग रहा था। उसकी दाढ़ी हिल रही थी क्योंकि वो स्माइल कर रहा था, जो उसे क्यूट दिखा रहा था। वो एक दोस्ताना बूढ़ा था, लेकिन उसकी दोस्ती सिर्फ अभय तक थी। वो बाकी सबके लिए पोकर फेस रखता था और उदासीन रहता था। युनचांग शर्मा ये एंटीक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। सुना है वो बहुत चूजी है और जवान लोगों पर कभी स्माइल नहीं करता। नहीं यार, क्या उसने अभी अभय पर स्माइल की? आसपास के लोग युनचांग से हैरान थे और उसके बारे में बात करने लगे। एंटीक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के तौर पर युनचांग शर्मा पूर्वांचल शहर के एंटीक सीन का मास्टर था। वो शायद ही पब्लिक में दिखता था, लेकिन आज वो सच में पर्सनली आया था। बिना शक एम्परर जेड इतना आकर्षक था कि इसने इस एंटीक मास्टर का ध्यान भी खींच लिया। अगर युनचांग इसे चाहता था तो कोई भी एम्परर जेड खरीदने की हिम्मत नहीं करता। एक वजह थी कि वो अमीर था। दूसरा, उसकी सोशल स्टेटस बहुत ऊंची थी। एंटीक फील्ड में बने रहने के लिए उसका सम्मान करना पड़ता था। जो भी युनचांग से पंगा लेता, उसे पूर्वांचल शहर के एंटीक सीन में मुश्किल वक्त देखना पड़ता। मैं एम्परर जेड को 15 करोड़ में खरीदूंगी। मुझे बेच दो। अचानक एक नरम लेकिन आकर्षक आवाज आई। ये आवाज रूपा की थी। इस पल
उसके आकर्षक गाल और तारों जैसे आंखें रसीले अंगूरों की तरह थी, जो एक सुखद सनसनी और लुभावनी खुशबू दे रही थी। वो एम्परर जेड को जोश से देख रही थी। एम्परर जेड वो जेड था जिसे हर औरत पसंद करती थी और प्राचीन काल में सिर्फ कुछ महारानियों और एक हाई स्टेटस नोबल के पास था। क्या खूबसूरत औरत है! भी रूपा की खूबसूरती और आकर्षण से हैरान थी। 15 करोड़? अभय ने ये नंबर सुनकर अपने होंठ कांपने लगे और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं अमीर बनने वाला हूं। 15 करोड़! शालिनी की कंपनी भी सिर्फ कुछ 100 करोड़ की थी, लेकिन अब ये एम्परर जेड शालिनी की कंपनी की आधी कीमत का था। मिस सिन्हा, आप फिर यहां हैं? यूनचांग ने उसकी बोली सुनकर अपनी दाढ़ी हिलाते हुए शिकायत की। चैरिटी फीस्ट की रात यूनचांग जेड पेंडेंट खरीदने की कोशिश कर रहा था। बदकिस्मती से उसने रूपा को इसे खरीदने दिया, क्योंकि उसे अपने किसी करीबी फैमिली मेंबर के इलाज के लिए इसकी जरूरत थी। इसलिए यूनचांग थोड़ा नाराज था कि वो इस बार फिर वही चीज लेने आई थी जो वो चाहता था, एम्परर जेड। प्रेसिडेंट शर्मा, सॉरी, लेकिन मुझे ये एम्परर जेड सच में बहुत पसंद है। रूपा ने स्माइल करते हुए माफी मांगी। वो प्रेसिडेंट शर्मा को जरूर याद रखती थी, क्योंकि वो बहुत शुक्रगुजार थी कि पिछले चैरिटी बैंक्वेट में उसने जेड पेंडेंट उसे लेने दिया था। हालांकि चूंकि उसे ये एम्परर जेड बहुत पसंद था और ये मार्केट में अनमोल था, वो इसे और ज्यादा चाहती थी। मिस सिन्हा, मैंने पिछले बार आपकी मदद की थी। क्या इस बार आप इसे मुझे नहीं दे सकती? एम्परर जेड हासिल करने के लिए यूनचांग शर्मा ने पिछले एहसान का जिक्र भी किया, जो उसे खुद भी मोटी चमड़ी वाला कदम लगा। प्रेसिडेंट शर्मा, ऐसा कैसे? चूंकि मुझे ये एम्परर जेड बहुत पसंद है, मैं इससे ज्वेलरी बनाऊंगी और आपके लिए एक बचाकर रखूंगी। क्या कहते हैं? रूपा ने स्माइल करते हुए एक आइडिया दिया। वो जानती थी कि यूनचांग शर्मा पूर्वांचल शहर के एंटीक फील्ड में बहुत सम्मानित प्रेसिडेंट है। इसके अलावा उसे अपनी ज्वेलरी बिजनेस के लिए भी उनकी मदद चाहिए थी। वो उनके साथ पंगा नहीं ले सकती थी। इस बड़े एम्परर जेड से वो कम से कम 4-5 ब्रेसलेट्स या पेंडेंट्स बना सकती थी। वो एक यूनचांग शर्मा के लिए मुआवजे के तौर पर बचाकर रखेगी। ठीक है मिस सिन्हा, लेकिन याद रखें कि जब आप बनाएं तो मेरे लिए एक एम्परर जेड पेंडेंट बचाकर रखें। यूनचांग जानता था कि वो अपनी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से रूपा से मुकाबला नहीं कर सकता। आखिर ये औरत अरबों रुपए की कॉरपोरेशन की बॉस थी और उसकी फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अमीर थी। यूनचांग को पहले से ही बहुत अच्छा लगा कि रूपा ने उसे एम्परर जेड से बनी एक चीज देने का वादा किया। यूनचांग किसी तरह संतुष्ट था, क्योंकि वो भी इस एम्परर जेड से कुछ बनाना चाहता था और अब कोई और उसके लिए ये कर रहा था। यंग मैन, तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है। मैं जलन महसूस कर रहा हूं। यूनचांग ने अभय को देखते हुए उसकी तारीफ शुरू की। मैं बस लकी हूं। अभय ने स्माइल करते हुए नम्रता दिखाने की कोशिश की। कहा जाता है कि जब मौका हो तो नम्र बनो। अब जब उसने इस एम्परर जेड को 15 करोड़ में बेच दिया तो आसपास के सब उससे जलन करने लगे। दौलत मुसीबत ला सकती है, उसके पास यह सिद्धांत था और वो लोकी रहने की कोशिश करता था। यंग मैन, लक भी तुम्हारी उपलब्धियों का हिस्सा है। क्या तुम जानते हो मेरा नाम यूनचांग शर्मा क्यों है? बूढ़ा स्माइल करते हुए ऐसा लगा जैसे उसे पुरानी यादें ताजा हो गई हों। नहीं पता, प्लीज बताए प्रेसिडेंट शर्मा। क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह लकी हूं, जिसने मुझे एक बेघर से अरबती बनाया। प्रेसिडेंट शर्मा, आप कमाल है। कौन नहीं जानता कि आप पूरे पूर्वांचल शहर के एंटीक सीन के बॉस हैं? अभय ने स्माइल करते हुए इस बूढ़े की चापलूसी की, जिससे वो बहुत खुश हुआ। यंग मैन, ये मेरा विजिटिंग कार्ड और एड्रेस है। क्या तुम कल मेरे घर आने के लिए फ्री हो? प्रेसिडेंट यूनचांग शर्मा को अभय में बहुत इंटरेस्ट लग रहा था। उसने अपना विजिटिंग कार्ड उसे दिया और अपने घर आने का न्योता दिया। यह जानना जरूरी है कि वो एंटीक फील्ड का प्रेसिडेंट था और उसकी स्टेटस बहुत ऊंची थी।
पूर्वांचल शहर में वो शायद ही किसी को अपने घर बुलाता था। कम से कम भीड़ में अभय पहला था जिसे न्योता मिला। यहां तक कि रोहन खुराना, खुराना कॉरपोरेशन का यंग मास्टर, को भी एक बार नहीं बुलाया गया। मैंने क्या सुना? प्रेसिडेंट यूनचांग शर्मा ने उसे अपने घर बुलाया। क्या लकी लड़का है। उसके घर में अनगिनत एंटीक्स, कैलीग्राफी और फेमस पेंटिंग्स है जो ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देख पाते। हाय, काश मुझे भी प्रेसिडेंट यूनचांग शर्मा का न्योता मिलता। तुम भूल जाओ। भीड़ में सब जलन महसूस कर रहे थे और इस बारे में बात करने लगे। भीड़ की बातें सुनकर अभय को अपने आप समझ आ गया कि प्रेसिडेंट यूनचांग शर्मा का न्योता पाना बहुत बड़ी बात थी। उसे भी इस बूढ़े में इंटरेस्ट था और वो उसके घर जाकर ज्यादा एंटीक्स देखना चाहता था। थैंक्स प्रेसिडेंट शर्मा, तो मैं कल आपके घर आऊंगा। अभय ने विजिटिंग कार्ड लिया, स्माइल की और कहा, कल मिलते हैं यंग मैन। प्रेसिडेंट यूनचांग शर्मा ने हाथ हिलाया और अपनी छड़ी के सहारे चले गए। प्रेसिडेंट शर्मा के न्योते की बधाई। रूपा हैरान थी और आकर्षक स्माइल दे रही थी। वो जानती थी कि यूनचांग शर्मा एंटीक सीन का मास्टर है और अभय इस फील्ड में उनके साथ जान पहचान बनाकर जरूर पॉपुलर हो जाएगा। देखा, प्रेसिडेंट यूनचांग शर्मा को भी पता है कि मैं टैलेंटेड हूं। सोना कहीं भी चमकता है आखिरकार। अभय ने खुद की तारीफ की और सबने उसकी बात पर आंखें घुमाई। रुक जाओ, अगर मेरे स्टोन बार में जेड है तो क्या मैंने शर्त नहीं जीत ली? अभय को अचानक रोहन खुराना के साथ लगाई शर्त याद आई और वो उत्साह रोक नहीं पाया। चूंकि रोहन खुराना उसका मजाक उड़ा रहा था कि उसके स्टोन बार में जेड नहीं है और अब इसमें एम्परर जेड निकला, अभय जरूर बदला लेगा। रोहन खुराना, तुम शर्त हार गए। मुझे वो 10 लाख दो जो तुमने वादा किया था। अभय रोहन खुराना के पास गया और कहा। रोहन खुराना का चेहरा ऐसा हो गया जैसे उसके माता पिता मर गए हों जब उसने अभय की बात सुनी। 10 लाख कोई छोटी रकम नहीं थी। वो इसके साथ पोर्श खरीदने वाला था। लेकिन अब ऐसा लगता था कि वो मुमकिन नहीं है। कमाल है, मुझे इस लड़के से शर्त नहीं लगानी चाहिए थी। रोहन खुराना को इस पल बहुत पछतावा हुआ। रोहन खुराना, क्या तुम अपने वादे से मुकरने वाले हो? सब देख रहे हैं। अभय ने रोहन खुराना की कोई प्रतिक्रिया न देखकर आसपास की भीड़ की ओर इशारा करते हुए कहा। सबने रोहन खुराना को तिरस्कार से देखना शुरू किया और संकेत दिया कि उसे अपना वादा निभाना चाहिए और पैसे देने चाहिए। भीड़ का पीछा करना सच में इंसानी फितरत थी। जो लोग अभी अभय का मजाक उड़ा रहे थे और रोहन खुराना की चापलूसी कर रहे थे, अब सबने अपनी पोजीशन बदल ली। यहां 10 लाख का चेक है। रोहन खुराना ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ अभय को 10 लाख का चेक दिया। वो सबके सामने अपने वादे से मुकर नहीं सकता था क्योंकि सबने उसकी और अभय की शर्त सुनी थी। हालांकि उसने चेक दे दिया, लेकिन उसने अभय को गहरी नफरत से देखा जो उसकी टांगे तोड़ने की चाहत चिल्ला रही थी। तुम्हारे स्टोन बार में एम्परर जेड है, मुझे मेरा प्लेटो स्टोन चेक करने दो। रूपा ने उत्साह से अपने चुने हुए प्लेटो स्टोन को निकाला। उसका प्लेटो स्टोन बेसिन जितना बड़ा था, हरे और साफ पैटर्न्स के साथ, जो क्वालिटी में अच्छा लग रहा था। रूपा को लगता था कि अगर अभय के स्टोन बार में एम्परर जेड है तो उसके प्लेटो स्टोन में भी जेड होना चाहिए। अभय अपने दिल से स्टोन को फील करने की कोशिश कर रहा था और उसे लगा कि प्लेटो स्टोन में जेड नहीं होगा। हालांकि उसने ये बात नहीं कही क्योंकि वो रूपा का कॉन्फिडेंस तोड़ना नहीं चाहता था। रूपा प्लेटो स्टोन को स्टोन मास्टर के पास ले गई और उसे काटने को कहा। हकीकत खूबसूरत होती है, लेकिन रियलिटी नहीं। प्लेटो स्टोन को स्टोन मास्टर ने पूरी तरह काट दिया, लेकिन फिर भी इसमें कोई हरा रंग नहीं था। यह सिर्फ एक साधारण पत्थर था। कमाल है, ये तो साधारण पत्थर है। रूपा इतनी गुस्से में थी कि उसके होंठ कांपने लगे और आंखें झपकने लगी। पत्थर के टुकड़ों को देखते हुए उसने इस पत्थर पर 5 लाख से ज्यादा खर्च किए थे क्योंकि उसे लगा था
कि वो इसमें से जेड निकालकर ढेर सारा पैसा कमा लेगी। बदकिस्मती से ये सिर्फ एक साधारण पत्थर था। एक साधारण पत्थर की कीमत 10 रुपए भी नहीं होती। अभय की तुलना में, जिसने अपने स्टोन में एम्परर जेड पाया और सिर्फ 10,000 खर्च करके 15 करोड़ कमाए, रूपा ने 5 लाख से ज्यादा खर्च करके कुछ भी नहीं कमाया। एक के बाद एक इतना बड़ा अंतर होना कितना नाराज करने वाला था। तुम्हें कैसे पता था कि तुम्हारे स्टोन में जेड है? रूपा ने अभय को क्यूरियोसिटी से देखते हुए पूछा। वो पक्का मान चुकी थी कि अभय स्टोन गैम्बलिंग का मास्टर है, वरना वो इतनी जल्दी उस स्टोन को खरीदने का फैसला नहीं करता। वो स्टोन 1 साल से वहां था और सबने इसे इग्नोर किया था, लेकिन अभय ने इसे देखते ही चाहा। यह जरूर कोई संयोग नहीं था। ये एक सीक्रेट है। क्या तुम जानना चाहती हो? बिल्कुल चाहती हूं, क्योंकि मैं एक भगवान हूं जो सब कुछ देख सकता है। बकवास। रूपा ने आंखें घुमाई और अभय की बात पर भरोसा नहीं किया। वो थोड़ा नाराज थी क्योंकि उसे लगा कि अभय उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन सच में उसके पास एक स्पेशल सुपर पावर थी जो उसे स्टोन मटेरियल्स में जेड डिटेक्ट करने में मदद करती थी। वो बस इसे जोर से नहीं कह सकता था। नाराज मत हो, तुम नाराज होने पर उतनी खूबसूरत नहीं लगती। देखो, आज कितने लोग तुमसे पहले ही डैजल हो चुके हैं। अभय ने रूपा को उसी तरह मनाया जैसे वो दूसरी औरतों को करता था, और थोड़ी देर में उसे स्माइल करवा दिया। क्या मुंह है? क्या ये सिर्फ औरतों को खुश करना जानता है? रूपा अपने लाल चेहरे के साथ आंखें झपक रही थी। चलो यहां से निकलते हैं। रूपा फिर अभय के साथ स्माइल करते हुए चली गई। अभय सिंह, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। रोहन खुराना अभय को जाते हुए घूर रहा था। खुराना फैमिली के यंग मास्टर के तौर पर उसने न सिर्फ 10 लाख रुपए गंवाए, बल्कि अपनी इज्जत भी खो दी। उसे ये वापस लेना था। बेशक, अपनी इज्जत के अलावा वो एम्परर जेड में भी बहुत इंटरेस्टेड था। उसने फैसला किया कि अभय को कुछ सजा देगा और एम्परर जेड छीन लेगा। भाई पाओ, मैं आपको 5 लाख दूंगा एक लड़के को सजा देने के लिए। उसका नाम अभय सिंह है और उसकी कार का नंबर 8888 है। रोहन खुराना ने अपने फोन पर एक मिस्टीरियस नंबर डायल किया। चिंता मत करो यंग मास्टर खुराना, मैं किसी को उसकी कार ट्रैक करने और उस लड़के को सबक सिखाने के लिए भेजूंगा। फोन से एक सख्त आवाज आई जिसमें कोई इमोशन नहीं था। इस बार खाने का बिल तुम्हें नहीं देना चाहिए। तुमने आज इतना कमाया है। रूपा सिन्हा ने आंखें झपकाते हुए स्माइल की, जिससे वो और भी आकर्षक लग रही थी। उसे पता था कि अभय ने एम्परर जेड को 15 करोड़ में बेचकर और रोहन खुराना से शर्त में 10 लाख जीतकर ढेर सारा पैसा कमाया था। अभय उसके लिए चॉकलेट की डिब्बी की तरह था, जो हमेशा उसे सरप्राइज देता था। वो हमेशा एंटीक मार्केट में स्टोन्स पर दाव लगाने आती थी, लेकिन न उसने और न ही किसी और ने कभी एम्परर जेड देखा था। अभय पिछले दशकों में पहला लड़का था जिसने एम्परर जेड ढूंढा। ठीक है, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। क्या खाना चाहती हो? अभय ने सिर हिलाया और उसे डिनर का ट्रीट देने का फैसला किया। उसे पता था कि इतना पैसा जीतने की एक वजह यह भी थी कि रूपा उसे वहां लाई थी। उसे खाना खिलाकर मुआवजा देना सही लगता था। उसे इस आकर्षक लेडी के प्रति अच्छा लगाव भी था। मुझे आइसक्रीम चाहिए। रूपा ने होंठ उठाकर स्माइल की। आइसक्रीम? बस इतना? अभय थोड़ा हैरान था, क्योंकि उसे लगा था कि वो कोई फैंसी वेस्टर्न फूड जैसे स्पैगेटी या पिज्जा मांगेगी, लेकिन उसे सिर्फ आइसक्रीम चाहिए थी। आइसक्रीम महंगा खाना नहीं था। यहां तक कि सबसे अच्छी आइसक्रीम भी कुछ 100 रुपए की होती है। तुम्हें मेरे लिए पैसे बचाने की जरूरत नहीं है। तुम स्टेक, पिज्जा, स्पैगेटी या जो चाहो चुन सकती हो। नहीं, थैंक्स। मुझे सिर्फ आइसक्रीम चाहिए। मैं हाल ही में वेट लूज करने की कोशिश कर रही हूं। हैवी फूड नहीं खाना चाहती। तुम पहले से ही पतली हो। वेट लूज करने की जरूरत नहीं है। अभय रूपा के स्लिम बॉडी को देखकर चुप हो गया, लेकिन उसे पता था कि औरतों को
सिर्फ दो चीजों की परवाह होती है, खूबसूरती और वेट लूज करना। रूपा के इतना जिद करने पर अभय ने उसे आइसक्रीम खरीदने का वादा किया। 20 मिनट बाद अभय और रूपा सिटीजन पार्क पहुंचे। वहां एक पॉपुलर आइसक्रीम स्टोर था जिसका नाम आइस स्नो क्वीन था, और ये सबसे अच्छी और टेस्टी आइसक्रीम के लिए फेमस था। जब वो ऑर्डर करने वाले थे, तभी 10 से ज्यादा काले कपड़ों में बड़े लड़कों ने उन्हें रोक दिया। लीडर एक मस्कुलर बॉडी वाला बड़ा लड़का था, जो फिजिकली ज्यादा सख्त लग रहा था। तुम अभय सिंह हो, सही? बड़ा लड़का ठंडे लहजे में अभय के सामने खड़ा होकर पूछा, तुम कौन हो? मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? अभय ने भौहें सिकोड़ते हुए आगे बढ़ना रोक दिया। उसे पक्का यकीन था कि उसने इन लड़कों को कभी नहीं देखा था और न ही इनसे कोई पंगा लिया था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि ये उसके पास क्यों आए। नालायक, मैं सनपाव हूं। लोग मुझे भाई पाव कहते हैं। सनपाव ने घमंड से कहा। दरअसल भाई पाव पूर्वांचल शहर में काफी फेमस था और कुछ लोगों ने इसके बारे में सुना था। भाई पाव? अभय ने भौहें सिकोड़ ली। किंग कॉन्ग के मुंह से उसने सुना था कि भाई पाव व्हाइट हॉर्स गैंग का तीसरा भाई है। व्हाइट हॉर्स गैंग पूर्वांचल शहर में प्रोटेक्शन फीस मांगने और लड़ाई झगड़े के लिए मशहूर थी। ये सब गुंडे थे। अभय को 10 से ज्यादा लोगों से घिरा देखकर पार्क के आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि लड़ाई शुरू होने वाली है। बगल में खड़े होकर कुछ न करना और लड़ाई देखना इंसानों को पसंद था। क्या खूबसूरत लड़की है। सनपाव ने रूपा को लालची नजरों से घूरना शुरू किया। उसकी नजरों में रूपा एक देवी की तरह थी। आकर्षक चेहरा, तारों जैसी आंखें, चेरी जैसे लाल होंठ, गोरी त्वचा और काली ड्रेस के नीचे स्लिम फिगर। सनपाव ने भगवान की कसम खाई कि यह सबसे खूबसूरत औरत थी जिसे उसने कभी देखा। उसे रोहन खुराना के ऑर्डर से अभय को सजा देनी थी, लेकिन उसे देखते ही वो इस सुंदरता से डिस्ट्रैक्ट हो गया। ब्यूटी, मेरे साथ ड्रिंक लेने चलोगी? सनपाव ने हरामी की तरह स्माइल करते हुए पूछा। उसने फैसला किया कि अभय को सजा देने से पहले इस औरत के साथ मजे करेगा। दूर हट, रूपा ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। क्या ये मर्द सच में मुझ पर लाइन मार रहा है? कितनी हिम्मत, हॉट और पर्सनैलिटी से भरी। मुझे पसंद है। सनपाव जरा भी नाराज नहीं हुआ। उल्टा रूपा के चिल्लाने से वो और एक्साइटेड हो गया। उसने रूपा को गंदी नजरों से देखा। अभय तुरंत गुस्सा हो गया जब उसने देखा कि सनपाव रूपा से फ्लर्ट कर रहा है। क्या पागल हरामी है जिसे नहीं पता वो क्या कर रहा है। सनपाव, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम चिंपैंजी जैसे बदसूरत हो जिससे हर लड़की को घिनाती है? अभी चले जाओ, हमारी नजरें गंदी मत करो। अभय ने सनपाव पर तंज कसा। नालायक, तुम मुझे गाली देने की हिम्मत करते हो। हां, मैं तुम्हें ही गाली दे रहा हूं। तुम सीधे सीधे बदसूरत कचरे के ढेर हो। बिगड़ा हुआ लड़का। किसी ने मुझे मोटी रकम दी है तुम्हारी टांगे तोड़ने के लिए। मैं तुम्हें 1 मिनट आराम करने वाला था, लेकिन अब नहीं। सनपाव ने ठंडी नजरों से अभय को देखते हुए तंज कसा। वो गुस्सा था और इस घमंडी लड़के की पिटाई करने को तैयार हो गया। वो सोच रहा था कि अभय की टांगे तोड़ने के बाद उस खूबसूरत औरत से छेड़खानी करेगा। मेरी टांगे तोड़ना? मुझे नहीं लगता तुम्हें अभी इतनी ताकत है। अभय ने घमंड से तंज कसा। हालांकि अभय का सामना व्हाइट हॉर्स गैंग के तीसरे भाई और उसके 10 गुंडों से था। वो उन्हें सीरियसली नहीं ले रहा था। ये अभय के लिए आसान था। अगर इनसे ज्यादा भी आते तब भी ये उसके लिए मुकाबला नहीं कर पाते। एक भेड़ और 10 भेड़ों में भेड़िए के लिए ज्यादा फर्क नहीं होता। ये उसके लिए कोई खतरा नहीं थे। नालायक, तुमने कहा मैं में ताकत नहीं है, तो मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूं। सनपाव ने हल्के से मुंह खोला और अपने सफेद दांत आक्रामक तरीके से दिखाए। वो अभय की ओर बढ़ा और अपनी मुट्ठी जोरदार तरीके से फेंकी। भाई पाव व्हाइट हॉर्स गैंग का तीसरा भाई है और उसे लड़ना आता है।
ये जवान लड़का मरने वाला है। अब देखो, एक जवान लड़का जो अपनी लिमिट नहीं जानता, भाई पाओ को चैलेंज कर रहा है। सही कहा, जो भी भाई पाओ से पंगा लेता है उसका हमेशा बुरा हाल होता है। भाई पाओ के पीछे चलने वाले गुंडे अभय के बारे में बात कर रहे थे और उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो जल्द मरने वाला हो। दूसरी ओर अभय के आसपास के लोग उसे हमदर्दी से देख रहे थे। क्या हमें पुलिस बुलानी चाहिए? रूपा ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। सनपाओ और उसके 10 से ज्यादा काले कपड़ों वाले गुंडों को देखकर, चिंता मत करो, मेरी मुट्ठी इन गुंडों से निपटने का बेस्ट सॉल्यूशन है, अभय ने धीरे से कहा और अपनी मुट्ठियां उठाई। हां, सनपाओ ने दहाड़ते हुए अपनी दाई मुट्ठी अभय पर मारी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में तोप के धमाके की आवाज सुनाई दे रही हो। इसे कैनन फिस्ट कहा जाता था, जिसे एक मार्शल आर्ट मास्टर ने बनाया था। फ्यू, अभय ने जमीन पर कदम रखा और फिर हवा में उछल गया, पलक झपकते सनपाओ के सामने पहुंच गया। जहां वो पहले खड़ा था वहां सिर्फ पैरों के निशान छोड़कर। क्या स्पीड! सनपाओ का चेहरा हैरानी से बदल गया। ये लड़का बहुत तेजी से मूव कर रहा है। रंबल! अभय ने अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाई और ये कैनन फिस्ट से टकराई। हवा में एक तेज कर्कश आवाज गूंजी जैसे कोई धमाका हुआ हो। आउच! सनपाओ ने दर्द से जोर से चीख मारी क्योंकि उसकी मुट्ठी अभय की मुट्ठी से टूट गई। क्या ताकत! सनपाओ हैरान था और अपनी टूटी मुट्ठी पकड़ते हुए अभय को देख रहा था। मेरे साथ लड़ने के लिए तुम्हें अभी ताकत नहीं है। कितना स्ट्रांग! इस लड़के ने भाई पाओ को हरा दिया। ये लड़का कौन है? इसने भाई पाओ को एक ही पंच से कैसे हरा दिया? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ये कहां से आया? आसपास के दर्जन लोग हैरान रह गए। उनके दिमाग में भाई पाओ बहुत स्ट्रांग था, एक मुट्ठी से लकड़ी का तख्ता तोड़ सकता था। आमतौर पर 4 से 5 लोग भी उसके लिए मुकाबला नहीं थे। फिर इसे एक ही मुट्ठी से कैसे हारा? वे हैरान, परेशान और थोड़े घबराए हुए थे। रूपा सिन्हा और आसपास के लोग भी हैरान थे। ये पहली बार था जब रूपा ने अभय को लड़ते देखा था। पहले उसे चिंता थी कि अभय सनपाओ का मुकाबला नहीं कर पाएगा। वो पुलिस बुलाना चाहती थी। उसे नहीं लगा था कि अभय एक ही मुट्ठी से सनपाओ को उड़ा देगा। सनपाओ मजबूत और मस्कुलर था, उसमें पावर भरी हुई लगती थी। वही अभय लंबा और पतला था, उसमें ज्यादा मसल्स नहीं दिखते थे, लेकिन उसकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बहुत डरावनी थी। देखने वाले भी हैरान थे। वे सभी पूर्वांचल शहर के नागरिक थे और भाई पाओ का नाम जरूर सुन रखा था। वो बहुत स्ट्रांग था और व्हाइट हॉर्स गैंग का तीसरा लीडर था। उनके दिमाग में हमेशा भाई पाओ ही दूसरों को हराता था। उन्होंने कभी नहीं सुना था कि कोई भाई पाओ को हरा दे। ये पहली बार था जब उन्होंने भाई पाओ को हारते देखा। मैं हार गया, मैं सच में हार गया। सनपाओ का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें अविश्वास से भरी थी। अपने कैनन पंच को प्रैक्टिस करने के लिए वो हर दिन अपनी मुट्ठियों से पंचिंग बैग्स, लकड़ी के तख्ते और ब्लॉक्स मारता था। ये सारी चीजें उसकी मुट्ठियों से टूट जाती थी। उसे नहीं लगा था कि आज उसे एक मास्टर मिलेगा। उसके सामने वाला लड़का मार्शल आर्ट्स में स्किल्ड और एक्सपर्ट था। वो ऐसा शख्स नहीं था जिससे वो निपट सके। उसका सबसे स्ट्रांग अटैक अभय ने एक ही चाल में हरा दिया था। तुम लोग अभी तक खड़े क्यों हो? जाओ और इसे मार डालो। सनपाओ का चेहरा सख्त हो गया। उसने अपने गुंडों को ऑर्डर दिया कि सब मिलकर अभय पर हमला करें। चाहे तुम कितने भी स्ट्रांग हो, क्या तुम दर्जन लोगों से ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हो? वो अपनी संख्या का फायदा उठाकर अभय को हराना चाहता था। दर्जन लोग सनपाओ के ऑर्डर सुनते ही अभय को घेर लिया। उनके चेहरे सख्त और खतरनाक थे। भागो! रूपा सिन्हा की आंखों में चिंता की चमक दिखी जब उसने देखा कि अभय घिर गया है। दर्जन लोग अभय को घेरे हुए थे। चाहे वो कितना भी स्ट्रांग हो, दर्जन लोगों को कैसे हरा सकता है?
चिंता मत करो, ये बस कमजोर मुर्गियों का झुंड है। अभय ने रूपा सिन्हा की ओर हल्की स्माइल दी और उसे चिंता न करने को कहा। उसके लिए भले ही ये दर्जन लोग बड़े और मजबूत थे, फिर भी कमजोर थे। अगर इनका एक और दर्जन आ जाता तब भी ये उसके लिए खतरा नहीं थे। हमें कमजोर मुर्गियां कहने की हिम्मत की। भाइयों, इसे मार डालो। दर्जन लोगों ने अभय की गालियां सुनते ही चीख मारी और उसकी ओर दौड़े। स्वुश! अभय तेजी से हवा की तरह दर्जन लोगों के बीच मूव किया। हर किक और पंच से एक एक को हरा दिया। सपने खूबसूरत होते हैं, लेकिन हकीकत क्रूर। दर्जन लोग पल भर में अभय से हार गए। वे जमीन पर कराह रहे थे, मुंह से खून बह रहा था और हाथ पैर टूटे हुए थे। खतरनाक लोग पलक झपकते रोते बच्चों में बदल गए। कमजोर, ढेर सारे कमजोर। अभय ने सोचा और इन लोगों को तिरस्कार से देखा। बता, किसने तुम्हें भेजा? अभय भाई पांव की ओर बढ़ा और ठंडे लहजे में पूछा। अभय की पूछताछ सुनकर भाई पांव ने होंठ सिकोड़ लिए और बोलने से मना कर दिया। व्हाइट हॉर्स गैंग में एक नियम था कि मेंबर्स अपने क्लाइंट की जानकारी नहीं बता सकते, वरना उन्हें गैंग से सजा मिलती थी। जो नियम तोड़े उसे बंद कर दिया जाता था या हाथ पैर तोड़ दिए जाते थे। बोलने से मना कर रहा है? देखते हैं तुम्हारे होंठ कितने टाइट है। अभय ने ठंडी स्माइल दी और भाई पाव के दाएं पैर पर जोर से ठोकर मारी। कैचा! भाई पाव ने दर्द से चीख मारी क्योंकि उसका दायां पैर तुरंत टूट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। बता, किसने तुम्हें भेजा? अगर नहीं बोला तो दूसरा पैर भी तोड़ दूंगा। अभय ने भौं उठाई और ठंडे लहजे में कहा। भाई पाव भी गलियों का मर्द था। उसके होंठ टाइट थे और उसने बोलने से मना कर दिया। कैचा! अभय ने अपना दायां पैर उठाया और भाई पाव का बायां पैर भी तोड़ दिया। बता, किसने तुम्हें भेजा? अगर नहीं बताया तो मैं तुम्हारी रीढ़ तोड़ दूंगा और तुम जिंदगी भर पैरालाइज्ड रहोगे। भले ही अभय के चेहरे पर स्माइल थी, लेकिन उसके शब्द बर्फ जैसे ठंडे थे। शैतान! ये एक शैतान था। उस पल सनपाओं को अभय से बहुत डर लग रहा था। उसे पता था कि अगर उसका जवाब संतुष्ट करने वाला नहीं हुआ तो अभय सच में उसकी रीढ़ तोड़ देगा। अगर उसकी रीढ़ टूट गई तो वो अपाहिज हो जाएगा और कल ही उसके दुश्मन उसे मार डालेंगे। मेरी रीढ़ मत तोड़ो। ये यंग मास्टर रोहन खुराना था, जिसने हमें तुम्हें सबक सिखाने के लिए पैसे दिए। सनपाओ ने अभय की आंखों में ठंडक की चमक देखते ही जल्दी से कहा। उस पल सनपाओ रोहन खुराना से पूरे दिल से नफरत कर रहा था। वो इस हालत में उसी की वजह से था। अपनी जान बचाने के लिए सनपाओ ने रोहन खुराना को तुरंत बेच दिया। रोहन खुराना, तुमने इसके लिए किसी को हायर करने की हिम्मत की। मरना चाहते हो? अभय ने ठंडी स्माइल दी और गुस्सा हुआ जब उसने सुना कि रोहन ने इन लोगों को उसे सबक सिखाने के लिए हायर किया था। गैम्बलिंग मार्केट में रोहन ने उसके साथ पंगा लिया था। उसने उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन बाद में हार गया था। उसे लगा था कि शर्त हारने के बाद रोहन थोड़ा शांत रहेगा। अभय को नहीं लगा था कि वो इतनी जल्दी फिर से उसके साथ पंगा लेगा। रोहन खुराना कहाँ है? अभय ने हल्के से भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। वो गैम्बलिंग मार्केट में है। उसने हमें कहा था कि तुम्हारी टांगे तोड़ने के बाद तुम्हें वहां ले जाए। सनपाओ ने डर से भरी आंखों के साथ रोहन खुराना की लोकेशन तुरंत बता दी। चलो रोहन खुराना को सबक सिखाते हैं। अभय ने ठंडी स्माइल दी और रूपा सिन्हा से कहा कि उन्हें गैम्बलिंग मार्केट की ओर ड्राइव करें। जैसा सभी टीचर्स कहते हैं, कभी टालमटोल मत करो। अभय जरूर बदला लेने जा रहा था। गैम्बलिंग मार्केट में भाई पाव ने अभी तक मुझे कॉल क्यों नहीं किया? क्या उसने अभय सिंह की टांगे तोड़ दी? रोहन खुराना एक लग्जरी रूम में चिंता से भरे चेहरे के साथ चक्कर काट रहा था। उसने भाई पाव को ऑर्डर दिया था कि अभय की टांगे तोड़कर उसे यहां लाए। रोहन खुराना
अभय से एम्परर जेड लेना चाहता था, लेकिन इतना वक्त हो गया था, पर भाई पाओ ने उसे कॉल नहीं किया। रोहन खुराना चिंतित होने लगा था। रोहन खुराना ने भाई पाओ को कई बार कॉल किया था। वो जानना चाहता था कि चीजें कैसे चल रही हैं, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। इससे वो बहुत परेशान हो गया था। नॉक नॉक नॉक। अचानक दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। रोहन खुराना के चेहरे पर खुशी की चमक आई। उसे लगा कि भाई पाओ आखिरकार आ गया और उसने जल्दी से दरवाजा खोला। लेकिन दरवाजा खोलते ही वो हक्का बक्का रह गया। दरवाजे के बाहर खड़ा शख्स भाई पाओ नहीं था, बल्कि अभय सिंह था। अभय ने हाथ पीछे रखकर रोहन खुराना को ठंडी नजरों से देखा। ये तुम कैसे हो सकते हो? रोहन खुराना अभय को देखकर हैरान था। उसका मुंह अविश्वास से खुला रह गया। उसने भाई पाओ को अभय को सबक सिखाने के लिए कहा था। ये लड़का उसके सामने बिना किसी चोट के कैसे खड़ा हो सकता है? भाई पाओ एक गुंडा था जिसके पास स्ट्रॉन्ग फाइटिंग स्किल्स थी। रोहन खुराना ने भाई पाओ को अकेले कई लोगों को हराते देखा था, इसलिए उसने उसे अभय को सबक सिखाने के लिए कहा था। अभय इतना पतला और कमजोर दिखता था। भाई पाओ शायद उसे एक ही थप्पड़ से उड़ा सकता था, लेकिन अब भाई पाओ की जगह अभय यहां आ गया था। मुझे देखकर हैरान हो? अभय ने समकी और ठंडे लहजे में पूछा। उसे पता था कि उसका यहां आना रोहन खुराना के लिए शौक होगा। रोहन खुराना का चेहरा बदल गया और उसने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। समझ नहीं आ रहा? तो मैं तुम्हें याद दिला दूं। क्या तुमने संपाओं को मेरी टांगे तोड़ने के लिए कहा था? अभय रूम में घुसा और दरवाजा लॉक कर दिया। चूंकि रोहन खुराना मानने को तैयार नहीं था, उसने सीधे संपाओं का नाम लिया। अभय की बात सुनकर रोहन खुराना का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में हैरानी की चमक दिखी। उसे पता चल गया कि भाई पाओ का अभय को सबक सिखाने का प्लान खुल गया है। अभय सिंह, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मेरे रूम में मत घुसो। मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? बेशक तुम्हारी पिटाई करने आया हूं। मैं खुराना कॉरपोरेशन का यंग मास्टर हूं। तुम मुझे नहीं मार सकते। जिसे मैं मारना चाहता हूं वो तुम ही हो। अभय ने ठंडी स्माइल दी और रोहन खुराना की डरी हुई चीखों के बीच उसे दर्जनों बार मुक्के मारे। उसकी पिटाई करके उसे सूजा हुआ सुअर का सिर बना दिया। मुंह से खून बह रहा था। रोहन खुराना ने रेसिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो अभय का मुकाबला नहीं कर सका। जितना वो रेसिस्ट करता, उतनी ज्यादा मार पड़ती। जाने से पहले अभय ने अपना दाया पैर उठाया और रोहन खुराना की टांगे तोड़ दी। रोहन खुराना ने चीख मारी और दर्द से बेहोश हो गया। बेचारा रोहन खुराना पहले भाई पाओ से अभय की टांगे तुड़वाना चाहता था। उसे नहीं लगा था कि उसकी टांगे अभय से टूटेंगी। जैसा कहते हैं, अगर मुसीबत प्रकृति से आए तो उसका कुछ किया जा सकता है, लेकिन अगर मुसीबत खुद की बनाई हो तो काम तमाम है। ये कहावत रोहन खुराना पर एकदम फिट बैठती थी। चलो आइसक्रीम खाते हैं। अभय ने हल्की स्माइल दी और रूपा सिन्हा से कहा। अभय रूपा सिन्हा के लिए आइसक्रीम खरीदना चाहता था, लेकिन सनपाओ ने उसे रोक दिया था। अब जब उसने सनपाओ और रोहन खुराना को सबक सिखा दिया था, रूपा सिन्हा के लिए आइसक्रीम खरीदने का वक्त था। अभय आइस क्वीन पर पहुंचा और लाइन में लग गया। लाइन बहुत लंबी थी और कई लोग यहां से आइसक्रीम पहले ही खरीद चुके थे। आइसक्रीम टेस्टी थी और कपल्स और बच्चों को बहुत पसंद थी। अभय के सामने एक 60 साल का बूढ़ा मर्द एक छोटी लड़की के साथ खड़ा था, लेकिन बूढ़ा और छोटी लड़की दोनों की ड्रेस खराब थी। साफ था कि उनकी हालत अच्छी नहीं थी। बूढ़ा कचरा बीन कर गुजारा करता था। छोटी लड़की एक अनाथ थी जिसे उसने सड़क से गोद लिया था। बूढ़ा और छोटी लड़की एक दूसरे पर निर्भर थे। बूढ़ा छोटी लड़की को बहुत लाड करता था। हर महीने वो कचरा बेचकर कमाए पैसों से लड़की के लिए खाना खरीदता था। ये हमेशा लड़की के लिए सबसे खुशी का पल होता था। नन्ही,
तुम्हें कौन सी आइसक्रीम पसंद है? दादाजी तुम्हारे लिए खरीदेंगे। बूढ़े ने प्यार से छोटी लड़की का सिर सहलाया और स्माइल के साथ कहा, दादाजी, आइसक्रीम बहुत महंगी है, हम न ले। नन्ही बहुत समझदार थी। भले ही उसे आइसक्रीम खानी थी, लेकिन वो जानती थी कि उसके दादाजी कितनी मेहनत करते हैं, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि वो इसे खरीदे। कोई बात नहीं, दादाजी ने कल ढेर सारा कचरा इकट्ठा किया और उसे बेचकर अच्छे रुपए कमाए। ये तुम्हारे लिए आइसक्रीम खरीदने के लिए काफी है। बूढ़े ने प्यार से कहा, सर्वर, मुझे एक आइसक्रीम चाहिए। बूढ़े ने आइसक्रीम सर्वर से कहा। आइसक्रीम सर्वर एक जवान लड़की थी। उसने बूढ़े को एक आइसक्रीम दी और कहा, ये 5 रुपए की होगी। सर्वर को नहीं लगा कि बूढ़ा अच्छी हालत में है, इसलिए उसने उसे सस्ती आइसक्रीम दी। बूढ़े ने सिर हिलाया। उसका चेहरा बदल गया जब उसने जेब में हाथ डाला। उसकी जेब में पैसे गायब हो गए थे। उसने कचरा बेचकर कमाए पैसे अपनी जेब में रखे थे। वो कहाँ गए? बूढ़े ने अपनी सारी जेबें चेक की, लेकिन पैसे नहीं मिले। उसे समझ आया कि शायद वो गुम हो गए थे। बूढ़ा बहुत उदास था कि उसके पैसे खो गए। बिना पैसे के वो नन्ही के लिए आइसक्रीम नहीं खरीद सकता था। जब लाइन में बूढ़े के पीछे खड़ा एक छोटे बालों वाला जवान लड़का देखा कि वो आइसक्रीम के पैसे नहीं दे सकता, उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसने गाली दी, कंगाल, अगर पैसे नहीं है तो आइसक्रीम क्यों खरीद रहे हो? दूर हट। जवान लड़के का लहजा बहुत रूड था और उसका एटीट्यूड खराब था। उसने बूढ़े को धक्का दिया और बूढ़ा जमीन पर गिर गया। बूढ़ा बहुत उम्रदराज और कमजोर था। जवान लड़के से गाली और धक्का खाने के बाद वो जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। आसपास के लोग गुस्से में थे और जवान लड़के को गुस्से भरी नजरों से देखने लगे। ये छोटे बालों वाला जवान लड़का बहुत नीच था। वो बूढ़े को कैसे धक्का दे सकता था? जवान लड़के का चेहरा गुस्से से भर गया जब उसने अपने प्रति गुस्से भरी नजरें देखी। वो गुस्से से चिल्लाया, तुम सब क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता ये लड़का पैसे हड़पने की कोशिश कर रहा है? आजकल ऐसे ढेर सारे ठग हैं। जवान लड़के की बात सुनकर आसपास के लोग, जो बूढ़े को उठाने वाले थे, रुक गए। उन्हें डर था कि बूढ़ा एक ठग हो सकता है, जो आजकल समाज में आम है। अगर बूढ़ा ठग था तो वो मुसीबत में पड़ सकते थे। सिसकी सिसकी डॉट दादाजी, आपको क्या हुआ? प्लीज उठो। नन्ही ने देखा कि उसके दादाजी बेहोश हो गए। वो उनके शरीर को पकड़कर रोती रही। वो सिर्फ 5 या 6 साल की थी और कुछ नहीं जानती थी। उसने अपने दादाजी को बेहोश देखकर बस रोना शुरू कर दिया। रूपा, थोड़ा रुको, मैं इस नन्ही की मदद करने जा रहा हूं। अभय ने रूपा सिन्हा से कहा और नन्ही की ओर बढ़ा। वो एक मिरेकल डॉक्टर था। वो बता सकता था कि बूढ़ा ठग नहीं था। वो अपने पैसे खोने, जवान लड़के से गाली और धक्का खाने के बाद गुस्से में बेहोश हो गया था। अभय नन्ही के पास गया और जब वो बूढ़े को उठाने वाला था, छोटे बालों वाले जवान लड़के ने गाली दी, बेवकूफ, ये एक ठग है। जब ये उठेगा, ये जरूर तुमसे पैसे मांगेगा। तुम नीच, अगर तुमने इसे धक्का नहीं दिया होता तो ये बेहोश नहीं होता। अभय ने जवान लड़के को डांटा। हरामी, तुम मुझे गाली देने की हिम्मत करते हो, पिटाई खाना चाहते हो। छोटे बालों वाले जवान लड़के ने अपनी मुट्ठी उठाई और ठंडे लहजे में कहा, दूर हट। अभय ने जवान लड़के के पेट पर जोरदार किक मारी और उसे उड़ा दिया। जवान लड़के का चेहरा पीला पड़ गया और वो उठ नहीं सका। अभय ने छोटे बालों वाले जवान लड़के को सबक सिखाने के बाद बूढ़े के पास गया और उसके प्रेशर पॉइंट्स और पाथवेज को मसाज किया। उसके मसाज से बूढ़ा जल्दी उठ गया। बिग ब्रदर, मेरे दादाजी उठ गए, थैंक यू। नन्ही ने अभय को थैंक्स कहा। वो बहुत खुश थी जब उसने देखा कि उसके दादाजी जाग गए। कितनी समझदार नन्ही। अभय ने नन्ही का सिर सहलाया और स्माइल के साथ कहा, चूंकि बूढ़े के पैसे खो गए थे, अभय ने अपने पैसे यूज किए और नन्ही को आइसक्रीम ट्रीट दी। नन्ही बहुत खुश थी।
बूढ़े और नन्ही के जाने से पहले अभय ने चुपके से बूढ़े की जेब में कुछ पैसे डाल दिए ताकि उनकी मदद हो सके। अभय ने 2 रंग बिरंगी आइसक्रीम कोन्स खरीदे और एक रूपा सिन्हा को दी। दोनों पार्क की एक लंबी बेंच पर बैठ गए और आइसक्रीम खाते हुए बातें करने लगे। रूपा सिन्हा के साथ रहते वक्त उसे हमेशा रिलैक्स और कंफर्टेबल फील होता था। उनके बगल में बैठा एक कपल जब अभय और रूपा सिन्हा की नजदीकी देखा तो जलन भरी नजरों से उन्हें देखने लगा। लड़का हैंडसम था और लड़की खूबसूरत और आकर्षक। खास तौर पर वो लड़का रूपा सिन्हा की खूबसूरती से नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसकी डेट ने उसका कान मरोड़ा, जिससे उसका चेहरा दर्द से सिकुड़ गया। ये देखकर अभय और रूपा सिन्हा हंस पड़े। तुम्हारा चार्म गजब का है। जो भी मर्द तुमसे मिलता है वो डैजल हो जाता है। अभय ने चौड़ी स्माइल के साथ तारीफ की। कितने बातूनी हो, बड़ा स्मूथ टॉकर। रूपा सिन्हा ने उसे आकर्षक नजरों से घूरा। उसकी पलकें चमकती सितारों की तरह हिल रही थी। दोनों बातें करते रहे और आइसक्रीम खाते रहे, जिससे बगल का कपल और जलन महसूस करने लगा। आइसक्रीम खत्म करने के बाद रूपा सिन्हा ने अपनी मासेराती चलाई और अभय को हिम शिखर कॉरपोरेशन वापस ले गई। हाय भगवान, मेरा पेट दुख रहा है, मुझे वॉशरूम जाना होगा। दोनों अभी हिम शिखर कॉरपोरेशन पहुंचे ही थे कि रूपा सिन्हा ने अपना पेट पकड़ा और वॉशरूम की ओर भागी। उसका डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा कमजोर रहा था। आइसक्रीम कोन खाने से उसका पेट दुख रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसे पीरियड्स भी शुरू हो गए हैं। अभय ने रूपा सिन्हा को हिम शिखर कॉरपोरेशन में भागते देखा तो आंखें घुमाई। जो नहीं जानते वो सोचेंगे तुम बच्चा पैदा करने भाग रही हो। रिंग रिंग। अभय अभी 50 मीटर ही चला था कि उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया और कहा, हाय, कौन है? मैं सैनिटरी पैड्स लाना भूल गई, मेरे लिए एक पैक ले आओ। रूपा सिन्हा अभी बोल ही रही थी कि उसका फोन बैटरी खत्म होने से बंद हो गया। मेरा फोन डेड हो गया, पता नहीं अभय मुझे ढूंढ पाएगा या नहीं। रूपा सिन्हा ने परेशानी से सोचा, तुम चाहती हो मैं सैनिटरी पैड्स लाऊं, लेकिन तुम औरतों के वॉशरूम में हो, मैं मर्द हूं, वहां कैसे जा सकता हूं? अगर मैं औरतों के वॉशरूम में गया तो मुझे हरामी समझकर पीट पीट कर मार डालेंगे। अभय ने अपने फोन को स्पीचलेस देखा। उसने रूपा सिन्हा के फोन पर कई बार कॉल किया, लेकिन फोन ऑफ था। उसने अंदाजा लगाया कि रूपा सिन्हा का फोन बैटरी खत्म होने से बंद हो गया, इसलिए वो कॉल नहीं उठा रही। अभय ने आंखें घुमाई और उदास होकर पास के हैप्पी मार्ट की ओर बढ़ा। हैप्पी मार्ट हिम शिखर कॉरपोरेशन से करीब 20 मीटर दूर था। ये बहुत पास था और यहां हर तरह की चीजें मिलती थी। इंस्टेंट नूडल्स, बोतल बंद पानी, मर्दों की चीजें और औरतों की चीजें। कंपनी के कई कर्मचारी यहां सामान खरीदने आते थे, इसलिए इसका बिजनेस अच्छा चलता था। अभय हैप्पी मार्ट में घुसा और देखा कि कई कर्मचारी शॉपिंग कर रहे थे। कुछ स्नैक्स और इंस्टेंट नूडल्स खरीद रहे थे, कुछ पेन और नोटबुक्स। यहां तक कि एक गंदा लड़का कॉन्डम्स खरीद रहा था। उसने बहुत देर ढूंढने के बाद आखिरकार एक कोने में सैनिटरी पैड्स का पैक देखा। अभय बहुत गिल्टी था। उसने आसपास देखा और पक्का किया कि कोई उसे नहीं देख रहा, फिर सैनिटरी पैड्स उठाए। उसने धीमी आवाज में पूछा, बॉस, ये कितने का है? आप सैनिटरी पैड्स खरीदना चाहते हैं? बॉस एक 40 साल का मोटा मर्द था, जिसकी बियर बेली थी। उसकी आंखें अभय के हाथ में सैनिटरी पैड्स का पैक देखकर हैरानी से बड़ी हो गई। वो सालों से बिजनेस कर रहा था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने किसी मर्द को सैनिटरी पैड्स खरीदते देखा। उसकी आंखें चौंधिया गई। ये औरतों की चीज है, आप मर्द को इसकी क्या जरूरत? क्या आप ट्रांसजेंडर हैं? बॉस बड़बड़ाया। उसे ट्रांसजेंडर लोगों के ख्याल से ही झुरझुरी हुई। उसे उन लोगों से नफरत थी। बॉस की आवाज तेज थी। आसपास शॉपिंग कर रहे कर्मचारी सब उसकी ओर देखने लगे और अभय के हाथ में सैनिटरी पैड्स देखकर स्पीचलेस हो गए।
एक मर्द सैनिटरी पैड्स खरीद रहा है। क्या आप ठीक है? क्या आप मेंटल हॉस्पिटल से भागे हैं? या आप मर्द नहीं हैं? बॉस, ये पैसे। अभय ने 100 रुपए फेंके और सैनिटरी पैड्स लेकर तेजी से बाहर भागा। वो आसपास के लोगों की अजीब नजरें और बर्दाश्त नहीं कर सका। एक मर्द सैनिटरी पैड्स खरीद रहा है और उससे भी बुरा दूसरी फीमेल कर्मचारियों ने उसे देख लिया। चाहे अभय कितना भी बेशर्म हो, उसे अजीब लगा। उसके हैंडसम चेहरे पर लालिमा की चमक दिखी। भागना बंद करो, ये आपके पैसे। बॉस ने भौहें सिकोड़ते हुए अभय की ओर चिल्लाया। सैनिटरी पैड्स की कीमत सिर्फ 20 रुपए थी, लेकिन अभय ने उसे 100 रुपए दिए थे। उसे 80 रुपए का छुट्टा देना था। छुट्टा रख लो। अभय ने हाथ हिलाया और तेज भागा। वो जल्द ही गायब हो गया। क्या अजीब लड़का है, बॉस ने होंठ हिलाए और थोड़ा स्पीचलेस था। लेकिन उसे इतने एक्स्ट्रा पैसे कमाने की खुशी थी। काश ऐसे और लोग होते, लेकिन बॉस जानता था कि अभय जैसा अजीब मर्द ढूंढना मुश्किल है। हर साल या 10 साल में भी ऐसा कोई मिलना मुश्किल था। एक मर्द जो औरतों के सैनिटरी पैड्स खरीदे और एक्स्ट्रा पैसे दे। क्या रईस और फ्लैशी मर्द। बॉस, जिस मर्द ने औरतों के सैनिटरी पैड्स खरीदे वो हिम शिखर कॉरपोरेशन का कर्मचारी लगता था। सही? एक फीमेल कर्मचारी ने इंस्टेंट नूडल्स खरीदते हुए पूछा। लगता है हिम शिखर कॉरपोरेशन का कर्मचारी है। क्या रईस लड़का? बॉस ने अपने हाथ में पैसे देखते हुए स्माइल की। अगर अभय बॉस की बात सुन लेता तो वो उदास हो जाता। उसने आज 10 करोड़ रुपए कमाए थे। वो दोबारा स्टोर में जाकर उन औरतों के सामने शर्मिंदा नहीं होने वाला था। मर्द को कुछ इज्जत चाहिए होती है। अगर अंडरवर्ल्ड के लोगों को पता चलता कि वुल्फ किंग ने टैम्पॉन्स खरीदे हैं तो वो अपने दांत हंस कर तोड़ लेते। शुक्र है कि वुल्फ फेंग टीम में से किसी को इस बारे में नहीं पता था। अभय अपने दिल में खुश था। उन लड़कों को ये नहीं पता चलना चाहिए, वरना वो उसका मजाक उड़ाएंगे। अभय सैनिटरी पैड्स लेकर हिम शिखर कॉरपोरेशन की पहली मंजिल पर भागा। अभय झुककर और गिल्टी तरीके से औरतों के वॉशरूम की ओर बढ़ा। वो एक मर्द होने के नाते औरतों के वॉशरूम में घुसने से बहुत नर्वस था। प्लीज, औरतों के वॉशरूम में कोई ना हो, वरना मेरी इज्जत चली जाएगी, अभय बड़बड़ाया। वो झुककर सावधानी से औरतों के वॉशरूम में घुसा। औरतों का वॉशरूम मर्दों के वॉशरूम से अलग था। यहां यूरिनल्स की जगह क्यूबिकल्स थे। अभय ने वॉशरूम का पहला दरवाजा खोला और एक ठंडा खूबसूरत चेहरा, मोती जैसे काले आंखें और बड़े 36D ब्रेस्ट से उसका सामना हुआ। ठंडी और शानदार, ये औरत एक ठंडी सुंदरता थी, लेकिन अभय को एक कातिलाना इरादा महसूस हुआ। ये स्ट्रॉन्ग कातिलाना इरादा उस औरत के शरीर से निकल रहा था। जब उसने औरत का चेहरा देखा, अभय का चेहरा बदल गया और वो लगभग जमीन पर गिरते गिरते बचा। ये औरत शालिनी गुप्ता थी। अभय, तुम हरामी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। शालिनी गुप्ता। शालिनी गुप्ता गुस्से से भरी थी। वो टॉयलेट में थी और अचानक किसी ने बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। फिर अभय सिन्हा का चेहरा उसकी नजरों में आया। कहने की जरूरत नहीं कि उस लड़के ने उसका पूरा शरीर देख लिया। भले ही शालिनी गुप्ता अभय सिंह की पत्नी थी, लेकिन वो साफाई की दीवानी और ठंडी मिजाज की थी। उसने कभी अभय सिन्हा को अपना नंगा शरीर नहीं देखने दिया था। ज्यादा से ज्यादा वो सिर्फ नाइट गाउन तक ही सीमित रही थी। उसे नहीं लगा था कि अभय सिंह सच में औरतों के वॉशरूम में आएगा और उसका पूरा शरीर देख लेगा। प्रेसिडेंट, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। अभय ने अपने माथे का पसीना पोंछा और जल्दी से समझाया। हालांकि वो मेंटली स्ट्रांग था, लेकिन ये पहली बार था जब वो औरतों के वॉशरूम में आया था और दिल से थोड़ा डर रहा था। लेकिन शालिनी गुप्ता की फिगर सच में खूबसूरत थी, मॉडल से भी बेहतर। उसकी त्वचा बेहतरीन सफेद जेड की तरह थी, बेदाग। उसके ब्रेस्ट पपीते जितने बड़े थे, नजरें खींचने वाले और छूने मिलने का मन करने वाले। दरवाजा बंद करो।
शालिनी गुप्ता ने अपने शरीर के सबसे अहम हिस्से को ढका। उसका चेहरा गुस्से से भरा था। इस पल वो अभय सिंह से बहुत नफरत कर रही थी। चाहती थी कि हाथ खाली होते ही उसे पीट दे। बदकिस्मती से वो हिल नहीं सकती थी, वरना अभय सिन्हा को और ज्यादा दिख जाता। उसके दिल में उसने अभय सिन्हा को हरामी करार दे दिया था। वो हरामी जो औरतों के वॉशरूम में भी घुस गया। अगर अभय सिन्हा को पता चलता कि शालिनी गुप्ता क्या सोच रही है, तो वो इसे नाइंसाफी कहता। मिसअंडरस्टैंडिंग। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं यहां सैनिटरी पैड्स देने आया हूं। अभय ने अपने हाथ में सैनिटरी पैड्स लहराए, जल्दी से दरवाजा बंद किया और वॉशरूम से बाहर भागा। मिसअंडरस्टैंडिंग? बकवास। अभय सिंह, तुम हरामी हो, नीच हो और गुंडा। न सिर्फ औरतों के वॉशरूम में घुसे, बल्कि सैनिटरी पैड भी लाए। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। शालिनी गुप्ता का ठंडा और खूबसूरत चेहरा कातिलाना इरादों से भरा था। रूपा सिन्हा, तुम मुझे मुसीबत में डाल रही हो। अभय ने सांस ली, दिल से उदास महसूस करते हुए। उसे पता था कि शालिनी गुप्ता का नंगा शरीर देखना बहुत गंभीर बात थी। शालिनी गुप्ता जैसी ठंडी और घमंडी औरत के लिए वो उसे आसानी से माफ नहीं करेगी। लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। जो देख लिया वो देख लिया। अब वो इसके साथ क्या कर सकता था? वो शालिनी गुप्ता को अपना शरीर दिखा सकता था, लेकिन कौन जानता है कि वो देखेगी भी या नहीं। अभय ने अपना फोन निकाला और फिर से रूपा सिन्हा का नंबर डायल किया। बदकिस्मती से उसका फोन बैटरी खत्म होने से बंद था। वो बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो पाया। छोड़ो, मैं सीधे औरतों के वॉशरूम में जाकर उसे ढूंढता हूं। बिल्डिंग की पहली मंजिल पर 2 औरतों के टॉयलेट थे, एक पूर्व में, दूसरा पश्चिम में। रूपा सिन्हा पूर्व में नहीं थी, तो वो जरूर पश्चिम की ओर होगी। इस बार मुझे रूपा सिन्हा को ढूंढना ही है, अभय ने धीरे से कहा। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। वो सैनिटरी पैड्स लेकर पश्चिम की ओर वॉशरूम में घुसा। वो पूर्व की ओर शालिनी गुप्ता से मिला था और उससे बहुत डर गया था। उसे डर था कि पश्चिम के वॉशरूम में भी कोई हो सकता है, इसलिए वो बहुत सावधानी से धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। भगवान करे रूपा सिन्हा अंदर होनी चाहिए। अगर नहीं थी तो मैं मर गया। पश्चिम के वॉशरूम में 10 दरवाजे थे। अभय ने पहले 2 दरवाजे खोले, लेकिन रूपा सिन्हा नहीं मिली। जब उसने तीसरा दरवाजा खोला तो आखिरकार उसे वो दिखी। आकर्षक चेहरा, चमकती आंखें और बर्फसी सफेद त्वचा। वो इतनी खूबसूरत थी कि अभय उसे घूरता रह गया। तुम बहुत स्लो हो। इतना वक्त क्यों लगा? मैं तो इम्पेशेंट हो गई थी। रूपा सिन्हा के लाल होंठ मुड़े। उसका चेहरा लुभावना और थोड़ा शर्मीला था। आखिर ये पहली बार था जब उसने किसी मर्द से सैनिटरी पैड मंगवाया था। उसके दिल में थोड़ी शर्मिंदगी थी। रूपा सिन्हा की स्लो कहने की बात सुनकर अभय आखिरकार गुस्सा हो गया। तुम्हारे लिए सैनिटरी पैड भेजते हुए मेरी इज्जत चली गई। देखो मैं तुम्हें कैसे सजा देता हूं। अभय ने सैनिटरी पैड पकड़े हुए शैतानी स्माइल दी, जैसे एक बड़ा ग्रे वुल्फ ने खूबसूरत लिटिल रेड राइडिंग हुड को देख लिया हो। तुम क्या कर रहे हो? ये औरतों का वॉशरूम है। अभय की शैतानी आंखें देखकर रूपा सिन्हा के आकर्षक चेहरे पर डर की छाया पड़ी और वो पीछे हटी। अभय ने शैतानी स्माइल दी और रूपा सिन्हा के बर्फ से सफेद ब्रेस्ट को देखा। उसने अपनी हथेली उठाई और धीरे से कहा, छोटी शैतान, तुमने मुझे सैनिटरी पैड भेजने को कहा। देखो मैं तुम्हें कैसे सजा देता हूं। अभय ने रूपा सिन्हा को सैनिटरी पैड्स भेजते हुए अपनी इज्जत गंवाई थी। जाहिर है वो इस छोटी चालाक को सजा देना चाहता था। उसकी हथेली ऊंची हुई और फिर रूपा सिन्हा की कूल्हों पर मारी। पा पा औरतों के वॉशरूम में कूल्हों पर थप्पड़ मारने की आवाज गूंजी। रूपा सिन्हा ने अपने सफेद दांत काटे। उसका खूबसूरत चेहरा लालिमा और पसीने की पतली धारियों से भरा था। उसका छोटा मुंह भी गर्म हवा छोड़ रहा था।
तुम सच में हरामी हो। रूपा सिन्हा हॉट और शानदार थी। उसके कूल्हों से दर्द और शर्मिंदगी असहनीय थी और वो कराहने से खुद को रोक नहीं पाई। वॉशरूम के दरवाजे के बाहर प्रिया शर्मा के लाल होंठ मुड़े और उसने श्यामली वर्मा से कहा, एक मर्द की आवाज। श्यामली वर्मा की खूबसूरत भौं थोड़ी सिकुड़ी, उसकी आंखों में अनिश्चितता दिखी। जैसे ही प्रिया शर्मा और श्यामली वर्मा वॉशरूम में घुसी, उन्हें वो आवाज सुनाई दी जिससे उनके चेहरे लाल हो गए। दो औरतों की बातचीत सुनकर अभय और रूपा सिन्हा डर गए और जल्दी से मुंह बंद कर लिया। उन्हें बोलने की हिम्मत नहीं हुई। डर था कि बाहर वाले सुन लेंगे। अभय को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, पल में कई गुना तेज। ये फीलिंग बहुत एक्साइटिंग थी। वो बाहर की औरतों को जानता था। अगर उन्हें पता चल जाता कि वो औरतों के वॉशरूम में है तो वो मर गया। कितना अजीब। मुझे अभी आवाज सुनाई दी थी, अब चली गई। प्रिया शर्मा बड़बड़ाई और श्यामली वर्मा के साथ बाहर चली गई। लेकिन उसके चेहरे की कंफ्यूजन खत्म नहीं हुई। फ्यू। अभय और रूपा सिन्हा दोनों ने राहत की सांस ली। शुक्र है वो पकड़े नहीं गए। अभय नर्वस होने की वजह से उसका हाथ अनजाने में रूपा सिन्हा के ब्रेस्ट पर चला गया था। वो नरम और चिकने थे तो उसने उन्हें दबाया और मसला, जिससे वो कंफर्टेबल फील कर सके और शांत हो सके। हरामी, अपना हाथ हटाओ। रूपा सिन्हा ने आंखें घुमाई। वो आकर्षक नजर अभय के दिल को गुदगुदाने वाली थी। ये कमबख्त लड़का भले ही हैंडसम दिखता था, लेकिन सीरियस नहीं था और उसका फायदा उठा रहा था। अगर कोई और उसका फायदा उठाता तो रूपा सिन्हा उसे किक मार चुकी होती। लेकिन अभय की खास पोजीशन थी जिसके साथ उसे अच्छा रिश्ता बनाए रखना था। तुमने मेरा फायदा उठाया, मौका मिलते ही मैं बदला लूंगी। रूपा सिन्हा ने अपनी छोटी मुट्ठी पकड़ी और गुस्से से सोचा, सॉरी, मेरा हाथ फिसल गया। अभय ने हल्की स्माइल दी और अपनी हथेली हटाई, लेकिन हटाने से पहले उसने फिर से उसके ब्रेस्ट को दबाया और मसला, जिससे रूपा सिन्हा बहुत शर्मिंदा हो गई। हरामी, जल्दी चले जाओ। अपनी शर्मिंदगी को दिल में रखते हुए रूपा सिन्हा ने थोड़े गुस्से से कहा। भले ही उसके सामने का जवान लड़का हैंडसम था, लेकिन वो हमेशा उसका फायदा उठाता था, जिससे वो थोड़ी नाखुश थी। कोई बात नहीं, बाहर के लोग चले गए, चलो आगे बढ़ते हैं। अभय ने ग्रिन की, अपनी हथेली निकाली और उसके कूल्हों पर मारना जारी रखा। औरतों के वॉशरूम के सामने, अभय सिंह, तुम हरामी, बेशर्म, नीच। रूपा सिन्हा ने अपने कूल्हों को ढका। उसका खूबसूरत चेहरा गुस्से से भरा था। वॉशरूम में जो हुआ उसे सोचकर उसे शर्मिंदगी और गुस्सा दोनों महसूस हो रहे थे। उसके कूल्हों पर मार पड़ी थी। ये जानना जरूरी है कि वो सिन्हा कॉरपोरेशन की प्रेसिडेंट थी, पूर्वांचल शहर की नंबर 1 आकर्षक देवी। उसके शरीर को खुद के अलावा किसी ने कभी नहीं छुआ था। अभय सिंह पहला मर्द था जिसने उसे छुआ। ये तुम्हारी सजा है। अगली बार मुझे सैनिटरी पैड भेजने को कहा तो मैं तुम्हें और सख्त सजा दूंगा। रूपा सिन्हा के कूल्हों को देखते हुए अभय के चेहरे पर शैतानी चार्म दिखा। उसने सच में रूपा सिन्हा को पैड भेजते हुए अपनी इज्जत गंवाई थी। न सिर्फ सुपरमार्केट के मालिक ने उसका मजाक उड़ाया, बल्कि शालिनी गुप्ता को भी पता चल गया। ये सब रूपा सिन्हा की गलती थी। जाहिर है वो उसे बेरमी से सजा देना चाहता था। कमबख्त अभय सिंह, वो हरामी अभय सिंह सिर्फ मुझे हरास करना जानता है। मैं वहां नंगी दिख गई, अब लोगों से नजरें कैसे मिलाऊंगी। रूपा सिन्हा का खूबसूरत चेहरा लाल हो गया, दिल से शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। चाहे औरत कितनी भी स्मार हो, एक बार नंगी दिख जाए तो उसकी बुद्धि जीरो हो जाती है। अभय सिंह, प्रेसिडेंट ने तुम्हें तुरंत ऑफिस में बुलाया है। अचानक एक साफ और मधुर आवाज आई। अभय ने मुड़कर देखा तो ये प्रिया शर्मा थी जो बोल रही थी। प्रिया शर्मा का चेहरा प्यारा था, उसकी नाक ऊंची। उसने आज पर्पल बिजनेस आउटफिट पहना था जो उसकी आकर्षक
और खूबसूरत फिगर को उभा रहा था। भले ही प्रिया शर्मा आज खूबसूरत थी, अभय के पास उसके साथ चैट करने का वक्त नहीं था। वो हैरान था कि प्रेसिडेंट उसे बुला रही थी। प्रेसिडेंट ने जो मांगा वो अच्छी खबर थी या बुरी, उसे अंदाजा नहीं था। मिस शर्मा, क्या बात है? अभय ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, थोड़ा गिल्टी फील करते हुए। वो गिल्टी कैसे न फील करता? उसने तीसरी मंजिल के वॉशरूम में शालिनी गुप्ता का शरीर देख लिया था। शालिनी गुप्ता साफाई की दीवानी थी। वो उसे माफ नहीं करेगी। शालिनी गुप्ता के खूबसूरत ठंडे चेहरे को सोचकर वो थोड़ा नर्वस हो गया। अभय दूसरी औरतों के सामने कभी नर्वस नहीं होता था, लेकिन शालिनी गुप्ता के साथ मामला अलग था, क्योंकि शालिनी गुप्ता साफाई की दीवानी थी और सेक्सुअली इनएक्टिव। इससे उसे मर्दों से नफरत थी। अब दोनों के बीच रिश्ता बेहतर हो रहा था। अगर उसने फिर से शालिनी गुप्ता को नापसंद करवा दिया तो वो मर गया। अपनी पत्नी शालिनी गुप्ता के लिए उसके दिल में अलग फीलिंग थी। मुझे नहीं पता, जल्दी करो, प्रेसिडेंट गुस्से में है। प्रिया शर्मा ने सिर हिलाया, ये बताते हुए कि उसे नहीं पता। सच कहें तो हिम शिखर कॉरपोरेशन में इतने वक्त काम करने के बाद प्रिया शर्मा ने कभी प्रेसिडेंट को इतना गुस्सा होते नहीं देखा था। उसे समझ आया कि कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे शालिनी गुप्ता बहुत गुस्सा हो गई थी, वरना वो अपना फोन भी नहीं फेंकती। सोचो, कई अरब की कंपनी की प्रेसिडेंट इतना गुस्सा हो कि फोन फेंक दे। कोई देख सकता था कि वो कितना गुस्से में थी। जब प्रिया शर्मा ऑफिस में घुसी और शालिनी गुप्ता के चेहरे पर गुस्से का लुक देखा तो वो खुद भी डर गई। हालांकि उसे नहीं पता था कि शालिनी गुप्ता क्यों गुस्सा थी। उसे लगा कि इसका अभय सिंह से कुछ लेना देना है। इससे वो उसके लिए थोड़ी चिंतित हुई। मैं प्रेसिडेंट के ऑफिस में जाता हूं, बाद में मिलते हैं। अभय ने हाथ हिलाया और चिंतित और डरे हुए प्रेसिडेंट के ऑफिस की ओर बढ़ा। ये औरतों के वॉशरूम के दरवाजे पर कैसे था? अभय की दूर जाती पीठ को देखते हुए प्रिया शर्मा की खूबसूरत भौहें सिकुड़ी और उसकी आंखों में थोड़ी कंफ्यूजन दिखी। उसे लगा कि अभय सिंह आज अंदर से बाहर तक अजीब था। अभय सिंह आमतौर पर उससे मिलते वक्त थोड़ा फ्लर्ट करता था। आश्चर्यजनक रूप से आज उसने ऐसा नहीं किया और थोड़ा नर्वस लग रहा था। उसे शक भी हुआ कि औरतों के वॉशरूम में बात करने वाला मर्द वो ही था, लेकिन जैसे ही ये ख्याल आया उसने तुरंत इसे नकार दिया। उसके दिल में अभय सिंह एक ईमानदार अच्छा मर्द था। वो औरतों के वॉशरूम में क्यों जाएगा? प्रेसिडेंट के ऑफिस तक पहुंचना दूर नहीं था। नॉर्मल स्पीड से वो 2 मिनट में वहां पहुंच सकता था, लेकिन गिल्टी होने की वजह से उसने सच में 20 मिनट लगाए। सच कहें तो वो सच में प्रेसिडेंट के ऑफिस नहीं जाना चाहता था, लेकिन शालिनी गुप्ता ने साफ तौर पर उसे आने को कहा था। वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकता था, इसलिए उसे जाना पड़ा। चाहे रास्ता कितना भी छोटा हो, उसका भी अंत होता है। अब 20 मिनट बाद अभय आखिरकार ऑफिस पहुंच गया। डाग डाग डाग। अभय ने अपना दाया हाथ बढ़ाया और हल्के से हिलाया, दरवाजे को 3 बार खटखटाया। अंदर आओ। अंदर से एक ठंडी आवाज आई जिसमें थोड़ा गुस्सा था। ठंडी और गुस्से वाली आवाज सुनकर अभय का दिल डूब गया। बुरा हुआ, उसने सोचा। उसे पता था कि शालिनी गुप्ता जरूर बहुत गुस्से में होगी। उसे ये भी पता था कि वो ऐसी क्यों थी। ये जरूर औरतों के वॉशरूम में घुसने की वजह से होगा जिसने उसे गुस्सा दिलाया। दूसरे नजरिए से सोचें, अगर अभय शालिनी गुप्ता की जगह होता और अपनी पत्नी को औरतों के वॉशरूम में घुसते देखता तो वो भी बहुत गुस्सा होता। अभय अंदर घुसा और तुरंत फर्श पर एक टूटा हुआ फोन देखा। फोन के पार्ट्स फर्श पर बिखरे हुए थे, जैसे अपने मालिक के गुस्से की कहानी सुना रहे हों। प्रेसिडेंट, आप मुझे ढूंढ रही थी? अभय ने उस बेचारे फोन पर नजर डाली और सावधानी से पूछा। बेचारा फोन टुकड़ों में टूट गया था। वो ऐसा नहीं बनना चाहता था। शालिनी गुप्ता से बाहर फेंका
और टुकड़े टुकड़े किया जाए। शालिनी गुप्ता का चेहरा ठंडा था, उसकी त्वचा बर्फसी सफेद और आंखें पानी की तरह। उसने सफेद प्रोफेशनल कपड़े पहने थे जो उसकी खूबसूरत फिगर को लपेट रहे थे और उसे और आकर्षक बना रहे थे, लेकिन उसमें ठंडक का एक ऑरा था। ये ऑरा इतना ठंडा था कि लोगों को जमने की कगार पर ला दे। एक बार जब वो हिम शिखर देवी बन गई तो वो एक आइसबर्ग थी, बेहद ठंडी और लोगों को दूर रखने वाली। अभय सिंह, मैं तुमसे पूछती हूं, मैंने तुम्हें आज क्या करने को कहा था? शालिनी गुप्ता ने उसे ठंडी नजरों से देखा। उसका खूबसूरत चेहरा गुस्से की छाया से भरा था। वो गुस्सा ऐसा था जैसे आग जो अभय सिन्हा को जलाना चाहती थी। प्रेसिडेंट, आपने मुझे रूपा सिन्हा से मिलने और हमारी कॉरपोरेशन के साथ उसकी प्रोग्रेस पूछने को कहा था। बहुत अच्छे, तुम्हें अभी तक अपना टास्क नहीं भूला। प्रेसिडेंट, मुझे अपना मिशन जरूर याद है। अब जब तुम्हें अपना मिशन पता है तो तुम औरतों के वॉशरूम में क्यों गए? शालिनी गुप्ता ने अभय सिन्हा को ठंडी नजरों से देखा। दिल से बहुत गुस्सा थी। उसने अभय सिन्हा को रूपा सिन्हा से कॉरपोरेशन की प्रोग्रेस पूछने को कहा था। यह लड़का इसके बजाय औरतों के वॉशरूम में आ गया, तो तुम औरतों के वॉशरूम में गए। लेकिन बात यह है कि तुमने मुझे नंगा भी देख लिया। हरामी होने से इसमें क्या फर्क था? हाल ही में अभय सिन्हा के साथ कांटेक्ट से शालिनी गुप्ता ने उसके प्रति अच्छे फीलिंग्स दिखाए थे, यहां तक कि रात में उसके सामने नाइट गाउन भी पहना था। आखिर अभय सिन्हा पहला मर्द था जिसने उसे नाइट गाउन में देखा था। वो धीरे धीरे अभय सिन्हा को एक्सेप्ट करने लगी थी। लेकिन जब दोनों के बीच चीजें बेहतर होने लगी, अभय सिन्हा ने अचानक औरतों के वॉशरूम में घुसकर उसके प्रति उसकी अच्छी राय को खाली कर दिया। शालिनी गुप्ता बहुत गुस्सा थी। नतीजा बहुत गंभीर था। प्रेसिडेंट, अगर मैं कहूं कि मैं गलत वॉशरूम में चला गया, क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगी? अभय ने भौहें सिकोड़ते हुए सावधानी से कहा।